दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। देश भर में कोरोना के विस्फोट जैसी स्थिति है। कहीं से नदी में शवों को बहाने के मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं से शवों के कपड़े चोरी होने की खबरें सामने आ रही हैं। कालाबाजारी बढ़ गई है। लोग तय कीमतों से अधिक कीमत वसूल रहे हैं। कहीं एम्बुलेंस के लिए दाम अधिक लिए जा रहे हैं तो कहीं दवाएं अधिक रेट पर बेची जा रही हैं। छोटे शहरों से ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां निजी अस्पताल ऑक्सीजन बेड्स के लिए अधिक पैसे वसूल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में काफी लोग सरकार से कुछ खास चीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत डालने की लगातार मांग कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन 30,000 से लेकर 50,000 तक में बेचा जा रहा है। 1,500 से लेकर 2,000 तक में बिकने वाला मामूली सा ऑक्सीमीटर 5,000 तक में बेचा जा रहा है। थर्मामीटर महंगा है। भाप लेने वाले उपकरण महंगे हैं। सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड, पीपीई किट समेत तमाम चीजें महंगी बेची जा रही हैं। वहीं बाजार से एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स जैसी दवाइयां या तो गायब हैं या फिर काफी महंगी हैं। एनबीटी की खबर के मुताबिक डॉक्टर और वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय संगठन प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम ने सरकार से मांग की है कि मेडिकल ऑक्सीजन, दवाओं और वैक्सीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया जाए। साथ ही बड़े और मझौले आकार के निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों को भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए। कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार से मांग की कि कालाबाजारी रोकने के लिए पिछले साल की तरह कुछ चीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम में डाल देना चाहिए। जानते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम होता क्या है। साल 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम को बनाया गया था। इस दौर में भारत खाद्य पदार्थों और अन्य कुछ चीजों की कमी से जूझ रहा था। इस कानून का उद्देश्य इन चीजों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना था ताकि सभी को खाने पीने का सामान सही रेटों पर मिल सके। जिन चीजों को इस अधिनियम के तहत लाया गया था उनमें ड्रग्स यानी दवाएं, उर्वरक, तिलहन और तेल समेत खाने की चीजें, कपास से बना धागा, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट, फल सब्जियां तथा बीज आदि शामिल थे। मार्च 2020 में सरकार फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को भी इस कानून के तहत ले आई थी। फिर सितंबर 2020 में सरकार ने इस अधिनियम से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को बाहर कर दिया था। आपको बता दें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई परिभाषा तय नहीं की गई है और इसकी धारा 2A में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं का अर्थ इसी अधिनियम की अनुसूची में बताई चीजों से है। इस कानून के तहत सरकार को अधिकार है कि वो किसी वस्तु को इसमें जोड़ दे या निकाल दे। जब किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु बनाया जाता है तब सरकार उसके उत्पादन और खरीद फरोख्त को कंट्रोल कर सकती है। साथ ही स्टॉक सीमा भी निर्धारित कर सकती है। केंद्र सरकार इसके लिए राज्य सरकारों से नियंत्रण आदेश जारी करने को कहती है। इसके तहत स्टॉक लिमिट तय की जाती है और आवागमन पर नजर रखी जाती है। कोरोना से जुड़ी चीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम में डालने से क्या हो सकता है। ऑक्सीमीटर से लेकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तक यदि इस अधिनियम के तहत आ जाएं और प्राइस कैपिंग इन पर लागू हो जाए तो कोई भी इनकी मनचाही कीमत वसूल नहीं कर पाएगा। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर विकास केशरी कहते हैं, काफी दवाइयों पर प्राइस कैपिंग लागू है। कुछ को केंद्र और कुछ को राज्य सरकारें जरूरी मानती हैं। इनके अलावा WHO भी जिन दवाओं को जरूरी समझता है उन पर प्राइस कैपिंग लगी है, लेकिन रेमडेसिविर या कुछ अन्य दवाइयों पर अभी स्थिति साफ नहीं है। पिछले साल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बहुत डिमांड थी लेकिन इस साल नहीं है। यही स्थिति कमोबेश अन्य दवाओं पर भी लागू है। अब ये क्लियर नहीं है कि ये दवाएं कितनी जरूरी हैं। बाकी कौन कौन सी डिवाइस इसके तहत है और कौन सी नहीं है इसके बारे में भी अभी जानकारी का अभाव है। रेमडेसिविर समेत अन्य दवाइयों और उपकरणों की जमाखोरी और कालाबाजारी करते पाए जाने पर पुलिस आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत अन्य कई राज्यों में पुलिस हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है। इन नंबरों पर फोन करके जमाखोरी, ओवर प्राइसिंग आदि की जानकारी दी जा सकती है। राज्यों की पुलिस जमाखोरी करने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ही कार्रवाई कर रही है। हालांकि पीआईबी ने पिछले 2 महीनों यानी कि मई और अप्रैल में ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की जो ये बताती हो कि केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को लेकर कोई फैसला लिया है। जानते हैं कोर्ट ने इस पर क्या कुछ कहा। कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाइयों और मेडिकल उपकरणों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में लाने की मांग करने वाली याचिका पर
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार 10 मई को सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए अदालतों के आदेश के बिना ही ठोस कदम उठाए जाएं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स और जरूरी दवाएं पहले से ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आती हैं और ये अधिनियम अन्य उपकरणों को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं है। हालांकि दवाओं और मेडिकल उपकरणों की कीमतें तय करने को लेकर अन्य कानून भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तहत आने वाले नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि एनपीपीए ने ड्रग्स प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर यानी डीपीसीओ 2013 बनाया था। ये दवाओं की ओवर प्राइसिंग को रोकता है। 31 मार्च 2020 को एनपीपीए ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें कहा गया कि मेडिकल उपकरणों को भी दवाओं की श्रेणी में रखा जाए। यानी ऐसा होने से डीपीसीओ 2013 और ईसीए 1955 के तहत मेडिकल उपकरणों को भी माना जा सकता है। रिपोर्ट कहती है कि मेडिकल डिवाइसेस की एमआरपी को मॉनिटर किया जाएगा और कोई भी मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर एक साल में एमआरपी को 10% से अधिक नहीं बढ़ा सकेगा। 29 जून 2020 को एनपीपीए ने एक ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी किया जिसमें कहा गया कि पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के एमआरपी को मॉनिटर किया जाए। इन उपकरणों के सभी मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर को एक नोटिस जारी किया गया कि वे डीपीसीओ 2013 के अंतर्गत अपने उपकरणों की एमआरपी डिटेल्स जमा करें और एक साल में 10% से अधिक दाम ना बढ़ाए जाएं। केवल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ही मेडिकल उपकरणों की इस लिस्ट से बाहर है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।